आज से हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। थोड़ा सा ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इसका बहुत सारा है, इसलिए समझ में भी आसानी से आएगा। और इसके पहले भी हम लोग इसके बारे में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे। ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्टिंग वहीं से होता है। बीएससी में हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे कंटिन्यूड पोर्शन पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आगे ये कितना यूजफुल है, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, या हायर एजुकेशन में ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ये सब को हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। लेकिन स्टार्टिंग हम लोग बेसिक से करते हैं, ताकि जिनका नहीं भी याद है या जो पढ़ा नहीं या भूल गया होगा, तो उसके लिए भी रिवीजन हो जाएगा एक बार, है ना। तो सबसे पहले हम लोग कुछ चैप्टर देखते हैं जो कि हम लोग बीएससी के फर्स्ट ईयर के कोर्स में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर है, सबसे पहले क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। ओके, चैप्टर्स। कौन कौन सा चैप्टर्स हम लोग कंसीडर करेंगे मेनली। पहला है डी मोवर्स थ्योरम, स्टार्टिंग ही यहीं से होता है, डी मोवर्स थ्योरम। और इसका कुछ एप्लीकेशन भी है, साथ ही में लिख देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डी मोवर्स थ्योरम। दूसरा चैप्टर है इंपॉर्टेंट डिडक्शन, देखेंगे इसका, डी मोवर्स थ्योरम का कॉन्टिन्यूड पोर्शन जिसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट डिडक्शन फ्रॉम डी मोवर्स थ्योरम। तीसरा है ट्रिगोमेट्रिकल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि जैसे ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो स्टार्टिंग में हम लोग वहां से करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, जो कि पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे उसको। तीसरा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिकल एंड एक्सपेंशियल फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। चौथा है हाइपरबोलिक फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, हाइपरबोलिक फंक्शन। पांचवा है, और इसमें एक चैप्टर और भी है, जॉर्जियस सीरीज। ओके, छठा चैप्टर हम लोग देखते हैं, समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज। सीरीज आई थिंक अभी नहीं पढ़े हो, जब रियल एनालिसिस सेकेंड ईयर में चलेगा तो उसमें पता चलेगा सीरीज किसको कहते हैं, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जितना जरूरी होगा हम बता देंगे अच्छे से। सातवां चैप्टर है एक्सपेंशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले इंट्रोड्यूस हो चुके हैं इंटरमीडिएट में, यहाँ पे उसका पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। एक्सपेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। आगे देखे तो आठवां में आ जाएगा एक्सपेंशंस ऑफ cos and theta and sin
एन थीटा वेर एन इज इंटीजर। और लास्ट चैप्टर है रिडक्शन इनटू फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। रिजुलेशन पढ़ना है, इसमें रिडक्शन नहीं है। रिजुलेशन इनटू फैक्टर्स। ओके, ये कुछ चैप्टर्स है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा चैप्टर। और अगर देखें रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर, इन दोनों से ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार में पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम मान ले इधर की यूनिवर्सिटी देख ले, पाटलिपुत्रा या पटना यूनिवर्सिटी या मगध में, तो क्या करता है, इन्हीं दोनों चैप्टर को ही सिर्फ कंसीडर करता है, बाकी सब से नहीं क्वेश्चन पूछता। लेकिन अदर यूनिवर्सिटी में बाकी सबको कंसीडर करता है। ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी से कवर हो जाता है। लेकिन रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर और हाइपरबोलिक फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं क्योंकि इसका यूज आगे बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसी वजह से। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलमोस्ट सभी को इसके बारे में जानते ही होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। जैसे कोई ए नंबर ऑफ द फॉर्म, अगर हम जनरल फॉर्म देखें किस टाइप से, x प्लस आयोटा वाई, वेर जहाँ पे x और y कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, रियल नंबर से बिलोंग करवा रहे हैं। ठीक है, ये सिंबॉलिकली लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ये जो है ना, रियल नंबर से ले रहे हैं। एंड आयोटा का वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट -1 इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहता है कि कोई एक ऐसा नंबर हो, किस फॉर्म में हो, x प्लस आयोटा वाई, एक्स और वाई कहाँ से ले रहे हैं हम, रियल नंबर से ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर से, और आई का वैल्यू क्या, अंडर रूट -1। अगर इस टाइप का कोई फॉर्म में कोई भी नंबर हो तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको जनरली डिनोटेड करते हैं हम लोग जेड से जनरली, अदरवाइज हम किसी भी नंबर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक जेड मान लिए कि जेड से ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं फॉर कन्वेंशन, अपने सुविधा के लिए, अपने सहूलियत के लिए। इट इज जनरली डिनोटेड बाय, किससे करते हैं, स्मॉल जेड मान लेते हैं। अगर जेड से डिनोट करते हैं तो देन हम जेड बराबर लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब पहले से हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं 12th में। ओके, अगर नोट में एक चीज को लिखा जाए, नोट, यहाँ से कुछ चीजें हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। पहला क्या है, यह z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई में x को क्या कहते हैं, y को क्या कहते हैं, इसको अलग से हम लोग कुछ नाम है इनका। जैसे कि x इज कॉल्ड इट्स रियल पार्ट एंड इज डिनोटेड बाय, इससे डिनोट करते हैं आर जेड से। यह सिंबल है इसको डिनोट करने के लिए, एक तरह से नोटेशन है। आर जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट, इस एक्स को कहते हैं रियल पार्ट। दैट इज, अगर दैट इज से लिखे तो रियल पार्ट अगर हमको जेड का लिखना हो तो क्या होगा यहाँ पे, एक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग वाई को लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, बता सकते हैं कोई, वाई को क्या कहेंगे यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट।
एकदम सही, इमेजिनरी पार्ट। जब रियल पार्ट हो गया तो एक इमेजिनरी बटा, क्योंकि अगर इमेजिनरी होता ही नहीं तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है ना। इट्स इमेजिनरी पार्ट। एंड इज डिनोटेड बाय, आई एम कर देते हैं इमेजिनरी का सिंबल से, किसका, जेड का। दैट इज, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट लिखने बोले, आई एम जेड, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड में वाई होगा। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग होगा, जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ओके। इसका सिंबल का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब होता है डैट इज, है ना, आई डॉट ई डॉट। चलो ठीक है, इससे और भी कुछ हम लोग निकाल सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तीसरा देखते हैं, मान लिया जाए कि x बराबर है, अगर हम जीरो करते हैं, ओके, ये भी होगा। इफ x बराबर जीरो, x इक्वल टू जीरो, देन मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू क्या बचा, जीरो प्लस आयोटा y इज इक्वल टू आई वाई। ये क्या है, इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे बता सकता है कोई, इस z को क्या कहेंगे। जेड में अगर हम रियल पार्ट को, जीरो हो गया यानी कि रियल पार्ट यहाँ से ओमिट हो गया, खत्म हो गया, जेड इक्वल टू सिर्फ आई वाई है, तो ये क्या इमेजिनरी पार्ट है, वाई। वाई इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको कहेंगे हम लोग प्योरली इमेजिनरी नंबर, क्योंकि यहाँ पे रियल पोर्शन है ही नहीं। इट्स कॉल्ड है प्योरली या वोनली, यानी कि वोल, संपूर्ण इमेजिनरी नंबर। उसी प्रकार से अगर हम लोग y को जीरो कर दें, इफ y इक्वल टू जीरो, देन z का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा जीरो, यानी कि z अगर हम लोग देखें तो x, तो इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ए वोनली रियल नंबर या वोल रियल नंबर, संपूर्ण रियल नंबर है ये। ओके, इसमें कॉम्प्लेक्स का कोई रोल नहीं है। चलो ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल रहना चाहिए। एग्जाम्पल है, चलो z बराबर ले लिए थ्री प्लस फोर आई, देन हमको बताओ आर जेड क्या होगा, थ्री, और आई एम जेड इमेजिनरी वाला फोर। फोर। गुड, यहाँ से समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब भी इस तरह से कुछ भी हो सकता है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो z बराबर कॉस टू कॉस थीटा प्लस आयोटा फाइव साइन थीटा, मान लो इस तरह से कुछ लिए, जहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू कर देते हैं रियल नंबर से, रियल लिए या माइनस, चलो ठीक है, थीटा ले लेते हैं जीरो से लेकर टू पाई के बीच में, क्लोज इंटरवल। ओके, जीरो से टू पाई के बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है थीटा। तो बताओ आर जेड आई एम जेड, क्लियरली यहाँ पे है कि आर जेड क्या हो जाएगा, टू कॉस थीटा, और इमेजिनरी पोर्शन ऑफ जेड का क्या हो जाएगा, फाइव साइन थीटा, है ना। इस तरह से ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया कि किस तरह से दिखता है, इसका जनरल एक्स प्लस आयोटा वाई के जैसा फॉर्म में होगा, तो हम लोग उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और जनरली डिनोट करते हैं जेड से। आगे बढ़ते हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग कॉन्जुगेट करें तो क्या वो होता है? जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, सीधे बोलता है कि इसका क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई। किसी भी कॉन्जुगेट जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का z का, जैसे यहाँ पे लिए x प्लस आयोटा वाई, तो इसका बोलता है कि वो होगा x माइनस आयोटा वाई। ये कैसे होगा, हम लोग अगर बाय ज्योमेट्रिकली देखें तो थोड़ा सा ये दिखता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकली ही चलेंगे। ठीक है, दैट इज, अगर इसको एक दूसरे तरीके से समझे, द नंबर x plus iota y and x minus iota y are conjugate complex number to each other। बोलता है कि दोनों नंबर एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा। अगर हम लोग रफली ज्योमेट्रिकली देखें तो मान लेते हैं कि ये मेरा 2D में ग्राफ है रियल में, जैसे कि एक्स और वाई है, इस तरह से यहाँ कोई पॉइंट हम ले लेते हैं एक्स वाई। अगर इसको हम लोग एक्स वाई ये कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, मान लेते हैं इसको जेड से कोई रियल पोर्शन से, तो एक्स प्लस आयोटा वाई जहाँ पे एक्स और वाई है। ठीक है, अगर इसका हम लोग कॉन्जुगेट करना चाहेंगे तो इसको क्या कहते हैं, सीधे रिफ्लेक्शन ले लेते हैं अबाउट एक्स एक्सिस। तो मान लेते हैं यहाँ पे पोर्शन हो जाएगा वो। यहाँ अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखना हो, एक्स तो पॉजिटिव ही है, वाई नेगेटिव में सेम डिस्टेंस पे आ जाएगा, तो माइनस एक्स वाई। तो इसको अगर हम लोग इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करना चाहे तो वो डिनोट होगा x माइनस आयोटा वाई, इस तरह से। यानी कि कॉन्जुगेट कहने का मतलब होता है कि उसका क्या हम रिफ्लेक्शन ले लेंगे अबाउट एक्स एक्सिस के। ठीक है, इस तरह से ज्योमेट्रिकली हम लोग इसको देख सकते हैं, जितना ही डिस्टेंस पे इधर होगा उतना ही डिस्टेंस पे वो नीचे भी होगा। ठीक है, इसको हम लोग और आगे देखेंगे कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। ये रफ था ऐसे ही दिखाने के लिए, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे बोले क्या कॉन्जुगेट क्या होता है, दोनों नंबर का क्या होता है एक दूसरे का। अगर हमको लिखना हो इसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई का, तो उसका हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई। यानी कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वहां पे क्या होगा, साइन नेगेटिव के साथ आएगा, जहां जहां कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, ओके। द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि रियल पोर्शन का कॉन्जुगेट तो सेम ही होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला है। द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, z का, इट्स डिनोटेड बाय z और एक ऊपर में लकीर। ठीक है, देयरफॉर इसको डिनोट करते हैं इफ, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो, देन z बार भी बोल सकते हैं। यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई का बार, ये होगा, रिप्रेजेंट होगा x माइनस आयोटा वाई, इस तरीके से। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए देखें, कोई भी सिंपल एग्जाम्पल मान लेते हैं z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो जेड बार यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हैं इसका, तो 2 + 3 आयोटा पे पूरे पे बार हो गया, यानी कि हो गया 2 - 3i। ठीक है,
इस तरीके से होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, छोटा छोटा खुद से सोचो कि हाँ, बस जहां जहां कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वहां वहां इस पे क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा। अगर हमको वापस पे इसका कॉन्जुगेट लेने बोले तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगेन क्या हो जाएगा, एक जेड हो जाएगा, यानी कि जेड का अगर हम लोग देखें कि कॉन्जुगेट है फिर वापस कॉन्जुगेट, तो ये रिप्लेस कर देगा, क्या देगा, रिटर्न कर देगा वापस जेड, ओरिजिनल जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रिटर्न कर देगा। क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेट लगाएंगे, इसका मतलब टू माइनस के साथ देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री आयोटा, वापस क्या हो गया, रिटर्न दे दिया जेड। अब यहाँ पे अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ई टू दी पावर एक्स और प्लस थ्री आई ई टू दी पावर मान लो इस तरह से वाई। तो कॉन्जुगेट क्या देगा, ई टू दी पावर एक्स रियल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू, अगर हम लोग एक्स और वाई रियल नंबर से है तो ये तो रियल हो जाएगा, और इटा की जगह हो जाएगा माइनस थ्री आई ई टू दी पावर वाई। इस तरीके से सोच सकते हैं हम लोग, जहां जहां कॉम्प्लेक्स होगा वहां पे क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ कॉन्जुगेट आ जाएगा। ओके, अब लोग देखते हैं आगे, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू भी बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव होता है। ओके, इसके लिए देखते हैं, लेट सबसे पहले एक हमको कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, तो मान लेते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देन द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे, मॉड z, एंड इज डिफाइन एज, अगर मॉड जेड को हमको डिफाइन करना है तो क्या होगा, यहाँ पे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आउटा वाई है, बोलता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये सब हम लोग पहले से जानते हैं, अच्छे तरीके से हम लोग इस पे बात भी किए, चर्चा भी की कैसे होता है इंटरमीडिएट में, है ना। यहाँ पे सिर्फ हम लोग आगे देखते हैं कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका अगर हम लोग मॉडुलस लेना हो या एब्सोल्यूट वैल्यू लेना हो तो वो किस तरह से डिफाइन होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से वो क्या होगा, डिफाइन होगा। ओके, चलो ठीक है, तो एक एग्जांपल इस पे ले लेते हैं, छोटा ही है। मान लेते हैं कि z इक्वल टू स्मॉल z है 8 प्लस 6 आयोटा, देन एब्सोल्यूट का वैल्यू कितना होगा, 8 स्क्वायर, ओके, और 6 का स्क्वायर है ना, 64 प्लस 36 इक्वल टू 100 इक्वल टू 10, सिंपल है। यानी कि एब्सोल्यूट का वैल्यू कितना आ गया, मॉड जेड का वैल्यू आ गया 10, विच इज प्योर रियल नंबर। एक भी याद ध्यान रखना कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा ना, वो यहाँ से दिख रहा है कि ये प्योरली रियल नंबर होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स का कोई ही ये नहीं है, स्थान नहीं है कि नहीं। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा इस पे अलजेब्रिकली हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, जैसे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पे क्या होता है, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर होता नहीं होता है, एडिशन करने पे क्या होता है, सब्ट्रैक्शन पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन पे कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होगा, या क्या होगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसको कहते हैं अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, या अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह से बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एडिशन, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ टू
कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, नंबर्स। चलो ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन देखना है हमको। तो पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। जैसे लेट Z1 मान लेते हैं x1 प्लस आयोटा y1, इस तरह से ले रहे हैं। एंड Z2 x2 प्लस आयोटा y2, बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है देन एडिशन कैसे डिफाइन होगा? एडिशन ऑफ Z1 प्लस Z2 इज डिनोटेड एज, किस तरह से होगा? Z1 प्लस Z2, Z1 एंड Z2, इसको जो डिनोट करेंगे Z1 प्लस Z2 से। एंड डिफाइन एज, अब डिफाइन कैसे होगा? डिफाइंड एज किस तरह से लेंगे? Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, पहला क्या है मेरा, x1 प्लस आयोटा y1, ये हो गया। दूसरा क्या था, x2 प्लस आयोटा y2। इसमें क्या करते हैं, रियल वालों को रियल वाले के साथ जोड़ते हैं, है ना। Z1 प्लस Z2 को रियल वाले, x1 प्लस x2 को एक साथ रख लिए, और इमेजिनरी पोर्शन को हम कॉमन ले लेते हैं आयोटा, तो y1 प्लस y2 इस तरह से हो जाएगा। अब ये भी मेरा अगेन है also a complex number because x1 x2 belongs to real number, then x1 plus 2 also a real number, and y1 y2 is a real number, then y1 plus y2 is also a real number, so z1 plus z2 is also a complex number। यहाँ पे इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ये हो गया मेरा एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखें। दिस इज ऑल्सो ए, इसको भी हम लिख ही देते हैं, दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कि एडिशन अगर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का करें तो वापस ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। चलो ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम बात वही है, पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। तो लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 बी टू complex numbers। Then subtraction of Z1 and Z2 is denoted by, सिंपल जैसे एडिशन किए उस तरह से ही सब्ट्रैक्शन को भी डिनोट करते हैं, Z1 माइनस Z2 इस तरीके से, ठीक है। एंड डिफाइन एज, और हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइंड एज Z1 माइनस Z2 को एकदम सिंपल जो एक्सप्रेशन होता है उसी तरह से ही डिफाइन करते हैं, कोई न्यू नहीं है। x2 प्लस आयोटा y2, तो रियल वाले को क्या करेंगे, रियल वाले के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कॉम्प्लेक्स वाले को कॉम्प्लेक्स के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा कॉमन हो गया, y1 माइनस y2। अगेन दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर।
सेम वही बात है जहाँ पे x1 y1 x2 y2 ऑल आर रियल नंबर, सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको भी लिख देते हैं, दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले सेम वही बात है, पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर लो, z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। the two the two complex number, then the multiplication of z1 and z2 दोनों का is denoted by z1 डॉट लगा देंगे, एक z2 सिंपल, एक डॉट से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड डिफाइन एज, डिफाइंड करेंगे किस तरह से, z1 डॉट z2 किए तो यहाँ पे x1 प्लस आयोटा y1 है डॉट x2 प्लस आयोटा y2 है। अब करना है हमको यहाँ पे, जैसे हम लोग अलजेब्रिकली सिंपल अगर एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लिकेशन, अगर फोर कोई नंबर है तो जिस तरह से वहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह से यहाँ होगा। x1 को हम लोग क्या करेंगे, पहले इस x1 को हम लोग इनके साथ करेंगे पूरे के साथ, प्लस फिर ये आयोटा y1 को पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहला इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम लोग तोड़ते हैं, फिर वापस इसको करेंगे तो अकॉर्डिंगली फाइनल में मेरे कितना आएगा, 4 रिजल्ट आएगा। देखते हैं, x1 डॉट x2 प्लस आयोटा y2 प्लस आयोटा y1 को हम लोग किसके साथ करेंगे, x2 प्लस आयोटा y2, फिर इसको तोड़ते हैं, ये टूटने पे क्या आ जाएगा, x1 x2, ठीक है। दो रियल नंबर है तो डायरेक्ट लिख दिए, डॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस आयोटा को कॉमन लिए x1 y2, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर, ये हो गया y1 y2। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है बता सकती हो? -1। -1, गुड। तो ये हो गया मेरा z1 z2 बराबर x1 x2 प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो कितना हो गया, x1 y2 प्लस y1 x2, यहाँ हो गया माइनस y1 y2, यानी कि z1 डॉट z2 को अगर हम लोग लिखे तो ये हो गया x1 x2 माइनस y1 y2, रियल पोर्शन को एक साथ रख लिए, प्लस आयोटा, ये हो गया x1 y2 प्लस y1 x2। ओके, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो वापस ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पोर्शन एक साथ है और आयोटा जो है इसके साथ में ये रियल पोर्शन एक साथ है, यानी कि इसको मान सकते हो कैपिटल एक्स, ठीक है, इसको मान सकते हैं कैपिटल वाई, तो ये किस तरह दिखेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई जैसा दिखेगा, तो दिस इज ऑल्सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सिमिलरली एक और है डिवीजन, इसको भी देख लेते हैं। डिवीजन होगा कि नहीं होगा। डिवीजन या क्वोशेंट। क्वोशेंट हो सकता है फर्स्ट टाइम सुन रहे हो या पहले भी सुने होगा, इसका एक अनदर नाम है ऑफ टू। इसके बारे में और आगे पढ़ोगे जब सेकेंड ईयर में मॉडर्न अलजेब्रा चलेगा तो उसमें पता चलेगा, क्वोशेंट ग्रुप वगैरह वहाँ पे अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी याद रखना सिर्फ डिवीजन या क्वोशेंट। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग क्या करें, डिवीजन करें तो कैसे दिखेगा वो देखते हैं। तो लेट z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, देन द क्वोशेंट या डिवीजन, क्वोशेंट ही लिखते हैं, ऑफ z1 एंड z2 का किस तरह से डिनोट होगा। डिनोटेड बाय, पहले तो हम लोग उसको देखेंगे। सिंपल z1 इस तरह से डिनोट कर सकते हैं या z1 डिवाइडेड z2, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। एंड डिफाइंड एज, अब ये डिफाइन कैसे होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z1 मान लो इस तरह से ही लिखे हम z2, तो मेरे पास क्या है यहाँ x1 प्लस आयोटा y1 है डिवाइडेड x2 प्लस आयोटा y2। अब हमको इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है ना। रीअरेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज होगा, अच्छा लगेगा। जैसे x1 प्लस आयोटा y1 रेशनलाइज किसके साथ करें कि ये सिंपल वे में आए, तो ट्राई करते हैं हम x2 माइनस आयोटा y2 के साथ। नीचे में क्या हो जाएगा, x2 प्लस आयोटा y2 है और x2 माइनस आयोटा y2 है ना। a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में नीचे दिख रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तो नीचे से कॉम्प्लेक्स हट जाएगा, फिर हम बाद में डिवाइड कर देंगे, फिर वहां से कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। देखते हैं क्या निकल के आता है। ऊपर में क्या हो जाएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन है एक तरह से देखो तो यहाँ हो जाएगा x1 x2, ठीक है, और फिर माइनस आयोटा x1 y2, फिर प्लस आयोटा y1 x2, और फिर हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर y1 y2। सही है, और नीचे हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर y2 का स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं। ऊपर हो गया x1 x2 और आयोटा का स्क्वायर, यहाँ से देखो -1 और माइनस ये प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस y1 y2, रियल पोर्शन को एक साथ रख लिए, यहाँ से प्लस आयोटा लेते हैं कॉमन, तो हो गया y1 x2 माइनस x1 y2 हो गया। ऊपर में रियल और इमेजिनरी को अलग अलग सेपरेट कर लिए, और नीचे में अगर हम लोग देखें तो क्या आता है, x1 का x2 का स्क्वायर, और यहाँ आयोटा का स्क्वायर अगेन -1, और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो गया प्लस y2 का स्क्वायर। सही है। ओके, इसको अगर हम लोग सेपरेट कर दें डिवाइड करके, तो रियल एक साथ हो जाएगा, इमेजिनरी एक साथ हो जाएगा, है ना। तो या इस तरह लिख सकते हैं x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, प्लस आयोटा को कॉमन लेते हैं यहाँ से,
तो ये हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा, इसको इस तरह से ब्रैकेट में कर देते हैं। ये हो गया y1 x2 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। देखो थोड़ा सा सेपरेट हो गया, ठीक है। अब ये पूरा मेरा क्या है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, y1 y2 रियल नंबर है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा मेरा क्या होगा, बिलोंग करेगा रियल नंबर से। सिमिलरली यहाँ पे ये रियल नंबर हो गया, x1 y2 रियल नंबर हो गया, सब्ट्रैक्शन भी अगेन रियल नंबर, और डिवीजन करेंगे टू रियल नंबर का तो ये भी रियल नंबर, तो ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। कंडीशन ये है कि x2 और y2 जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। रियल नंबर तो है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो जाएगा तो फिर खेल ही खत्म हो जाएगा, है ना। x2 y2 अगर जीरो हो गया तो z2 जो है मेरा वो जीरो, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। क्योंकि जीरो रियल नंबर भी बोल सकते हैं हम, जीरो को कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जीरो क्या न्यूट्रल है। क्योंकि हम लोग जीरो को लिख सकते हैं ना, जीरो एक्स इस तरह से प्लस आयोटा जीरो, तो आयो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीरो एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां हमको उसकी जरूरत होगा हम लोग उस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ इस कंडीशन में डिवीजन में x2 और y2 को जीरो नहीं लेना है। अगर जीरो लेंगे तो फिर डिवीजन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हो। जब अगर हमको डिवीजन करना हो तो वहां पे ध्यान रखना है कि जो z2 है पोर्शन है इसको जीरो नहीं होना है। ओके, दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z1 z2, ठीक है। हम्म, सही है। इस पे अगर एग्जाम्पल लेना हो, बाकी सब तो इजी था इसलिए एग्जाम्पल दिए नहीं, ऐसे ही भी इजी है। मान लो कि z1 बराबर 1 प्लस आई ही ले लेते हैं, और z2 इक्वल टू 3 प्लस 4i, ठीक है। देन z1 डिवाइडेड बाई z2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस i 3 प्लस 4i, ठीक है। इसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, या तो हम लोग ऊपर जो अभी पढ़े एज ए इसको फॉर्मूला मानो। अगर इसको फॉर्मूला मानोगे तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि x1 y1 और x2 y2 के पोर्शन पे यहाँ पे कौन कौन सा है। जैसे ये क्या है, यहाँ पे x1 1 है और y1 कितना है, यहाँ पे 1 है, x2 यहाँ पे कितना 3 है और y2 कितना है, यहाँ पे 4 है। चलो ऊपर के बाई फॉर्मूला के हेल्प से, बाकी अदरवाइज करना चाहेंगे तो सेम ये जो प्रोसेस है यहाँ पे किए, सेम इतना प्रोसेस करके हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम में अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव में कुछ आए, तो अगर ये तुमको याद है तो आसानी से ये दो ही स्टेप में निकल जाएगा, नहीं याद है तो फिर यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे 3 - 4i से, 3 - 4i से, फिर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चलो हम लोग जो ऊपर पढ़े उन्हीं का हेल्प से करते हैं। अगर यहाँ पे देखें कि x1 के जगह 1 है और x2 के जगह भी 1 है, y1 के जगह पे 3 है, एंड y2 के जगह कितना है मेरे पास, यहाँ पे 4 है। तो सो z1 z1 डिवाइडेड z2 क्या होगा, अभी जस्ट ऊपर पर है x1 सर x2। की जगह पे हाँ थ्री बोलो, है। किसमें, अच्छा अच्छा एक्स यहाँ कुछ, हाँ गलती कर दी, गलती कर दी, x1 प्लस आयोटा y1, यहाँ y1 हो जाएगा, यहाँ पे y1 हो जाएगा मेरा 1, और x2 के जगह हो जाएगा 3, एंड y2 के जगह हो जाएगा 4। अब सही है ना, ठीक है, अभी जस्ट गलत हो जाता है। ओके, अब मेरा फॉर्मूला कहता है कि x1 x2 होगा मल्टीप्लीकेशन, x1 x2 यानी कि हो गया 3 प्लस y1 y2 यानी कि 4 बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, 9 + 16 किया गया, प्लस आयोटा y1 x2 यानी कि 3 माइनस x1 y2 4 बाई 9 + 16, कितना हो गया,
7/25 प्लस आयोटा कितना हो गया यहाँ पे, -1/25। सही है। तो Z1 Z2 7/25 माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं रियल के बाद में इस तरह से, दिस इज ऑल्सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये मेरा निकल गया। अदरवाइज कितना 3 स्टेप या 2 स्टेप में हम लोग इसको निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, यहीं पे हम लोग इसको डायरेक्ट रिजल्ट को लिख सकते थे। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया। और नहीं तो फिर क्या करेंगे, अगर थोड़ा बड़ा करना है तो फिर रेशनलाइज करके जैसे कि इसको निकाले हैं वापस इस तरह से करके हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चारों देख लिए हम लोग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो से ज्यादा होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले दो का कर लेंगे, उसके बाद फिर दोनों को जो मर्ज करके कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा फिर उनको तीसरे के साथ करेंगे। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसका कोई मान लो कि 5 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, उसको क्या करना, हमको मल्टीप्लीकेशन करना, तो ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है कि पांचों को एक साथ मल्टीप्लीकेशन करें, नहीं। माने कि Z1 Z2 मान लेते हैं कि Z1 Z2 Z3 इस तरह से कुछ दे दे, Z4 दे दे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले Z1 Z2 को कर लेते हैं, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ऑल्सो अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर इसको करेंगे हम लोग Z3 के साथ, फिर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबरों को तीनों मिला के फिर इसको करेंगे हम लोग Z4 के साथ, इस तरह से करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो होके जाके ये आगे होगा। आगे अगर हम लोग इसको पोलर फॉर्म में कुछ देखना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसा होगा, उसको देखते हैं हम लोग। उसके बाद फिर कल हम लोग डी मोवर्स थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। चलो, हो गया। इस तरह के क्वेश्चन पे हम कुछ 1 2 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज देते हैं बना के लाना, इसी सिंपल प्रैक्टिस के लिए। पहला है Z1 इक्वल टू इफ Z1 इक्वल टू 3 + 7i एंड Z2 इक्वल टू मान लो ऐसे कुछ दे दिए 2 + i देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 डॉट Z2 Z1 डिवाइडेड Z2। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। दूसरा दे दे इफ Z1 इक्वल टू 2 मान लो कुछ रियल में ही दे, तो वेरिएबल ना दे, मान लो 2 ⁷ प्लस 3i cos थीटा। ठीक है, इस तरह से दे। और Z2 का वैल्यू अगर हम लोग दे दें, किस तरह से दें, 3ln7 ओके प्लस 2i⁵ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 डॉट Z2, इनमें भी सेम है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन दोनों का निकालना है, कोई नेगेटिव में नहीं, कोई जीरो में भी नहीं। ठीक है, ओके। एंड Z1 डिवाइडेड Z2, ये दोनों बना के लाना, कल देख लेंगे। ठीक है, आंसर भी बता देना क्या होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्लास से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म अगर हम देखें, आज क्लास यही रखते हैं, कल से हम लोग पढ़ते हैं। नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म अगर हम लोग देखें, यानी कि पोलर फॉर्म किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का देखें तो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कोई जेड दिया हुआ है, तो अगर इसको पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल बोलता है कि आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको इक्वेट करके देखेंगे तो ये x प्लस आयोटा वाई दिखेगा हमको आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, यानी इक्वेटिंग करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे x बराबर आर कॉस थीटा आ जाएगा
और y इक्वल टू आ जाएगा आर साइन थीटा। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या किसी भी नंबर को अगर हम लोग को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा दिखता है और एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। यहीं से आगे चल के क्या करेगा, डी मोवर्स थ्योरम में ये हेल्प करेगा। ठीक है, डी मोवर्स थ्योरम वही कहता है कि कोई भी फॉर्म में हो, अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर पावर अगर n होता है, n अगर इंटीजर है तुम्हारा, तो ये सीधे कॉस एंगल पे आ जाएगा, एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, एन जो है वो एंगल पे आ जाएगा। तो उसके पहले हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म जानना जरूरी है। ठीक है, पोलर फॉर्म जैसे ही दिख जाएगा फिर इसको इक्वल करते हैं, उसका कुछ प्रॉपर्टीज है, वहां के बाद फिर सीधे हम लोग डी मोवर्स थ्योरम पे चल जाएंगे, वहां से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है क्लास का। तो आज थोड़ा टाइम भी हो गया और कल देखते हैं यहाँ से अच्छे से, क्योंकि पोलर फॉर्म देखेंगे उसका डी मोवर्स थ्योरम देखेंगे तो सही रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन बना के लाना, और कुछ एक्सरसाइज दे सकते हैं क्या, इनसे देखने दो। आगे कुछ तो आज सिंपल पढ़े हैं, एक तरह से डिवीजन किए इंटरमीडिएट में जो हम लोग पढ़े हुए हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, ये सब चीज़ों को। चलो ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकती हो आज की क्लास से।